370 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यकतरफा और गैर कानूनी दिया करार। भारत ने ओआईसी सेक्रेटरीट की जानिब से भारत के बारे में की गई रायजनी को किया मुस्तरद। वजारत खारजा ने इसे गैर जरूरी और तंग नजरी पर मबनी दिया करार। लोकसभा की सिक्योरिटी में चूक। विजिटर गैलरी से दो अफराद ने कूद कर ऐवान के अंदर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। भाजपा एमपी के पास पर दोनों ऐवान में हुए थे दाखिल। पुलिसिंग के जदीद बनाने की तरफ एक और बड़ा कदम। किश्तवाड़ पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी चेहरे की शिनाख्त का निजाम किया शुरू। एसएसपी किश्तवाड़। और फायर एंड इमरजेंसी उम्मीदवारों का जम्मू में एहतजाज। महकमे में मुबैना घोटाले के मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का किया मुतालबा। कहा 1 साल गुजरने के बावजूद भी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने में इंतजामिया नाकाम। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। न्यूज एट 6 लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। मुस्लिम ममालिक के मुत्तहिदा तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के जनरल सेक्रेटरीट ने सुप्रीम कोर्ट के दफा 370 की मनसूखी पर कानूनी मोहर सबत करने के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया। ओआईसी की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ओआईसी जम्मू कश्मीर के मसले से मुत्तलिक इस्लामी सरबराही इजलास और ओआईसी वज़राए खारजा कौंसिल के फैसलों और करारदादों के हवाले से 5 अगस्त 2019 के बाद से उठाए गए तमाम गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम को वापस लेने के अपने मुतालबे का इआदा करती हैं। उन सभी इकदामात का मकसद कश्मीर की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करना है। इधर भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सेक्रेटरीट की जानिब से भारत के बारे में की गई राय जनी को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर जरूरी और तंग नजरी पर मबनी करार दिया है। वजारत खारजा के तर्जमान अरिंदम बागची ने ओआईसी के सेक्रेटरीट के हालिया बयान पर कहा कि भारत सरकार सभी मजहबों का पूरा एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने एक मजहबी शख्सियत के ताल्लुक से तौहीन आमेज ट्वीट और रायजनी की थी और इनसे किसी भी तरह सरकार के नजरिए की अक्कासी नहीं होती। लोकसभा में आज उस वक्त खलबली मच गई जब 2 मुश्तबे अफराद ने मेहमानों की गैलरी से छलांग लगा दी और कुछ गैस छिड़क कर लोकसभा के अंदर घुस आए। आपको बता दें कि पार्लियामेंट हमले की 22वीं बरसी के मौके पर नीली जैकेट में मलबूस 2 मुश्तबे अफराद ने लोकसभा में छलांग लगा दी और फिर मेहमानों की गैलरी से ऐवान के इर्द गिर्द भागना शुरू कर दिया। अरकान असेंबली और सिक्योरिटी ने इस शख्स को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दिया। यह वाक़या ठीक उस वक्त पेश आया जब मगरबी बंगाल के बीजेपी एमपी गगन मुर्मू लोकसभा में खड़े होकर बोल रहे थे। दरियास्ता पुलिस ने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार किया जो लोकसभा में ऐवान की कार्रवाई के दौरान हिफाजती आसार तोड़कर अरकान पार्लियामेंट की कुर्सी तक पहुंचे थे। दोनों मुल्जिमान से पूछताछ की जा रही है। एक नौजवान की शिनाख्त सागर शर्मा के तौर पर हुई, दूसरे नौजवान की शिनाख्त मनोरंजन के तौर पर हुई। पुलिस दोनों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक दोनों नौजवानों के लिए पार्लियामेंट में दाखिले का पास बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप समहा के नाम से बनाया गया था। प्रताप समहा मैसूर से बीजेपी के एमपी हैं। पार्लियामेंट में छलांग लगाने के बाद दोनों नौजवानों ने नारेबाजी भी की थी। इस दौरान एक नौजवान ने अपने जूते से धुआं क्रैकर निकाला और स्प्रे करने लगा है। इसके बाद पूरे ऐवान में फैला धुआं नजर आने लगा। दोनों नौजवानों के छलांग लगाने से ऐवान में अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया। आपको बता दें कि आज पार्लियामेंट हमले की बरसी पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर सीनियर लीडरों ने
जाम बहक अफराद को खराज अकीदत पेश किया था। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इधर कांग्रेस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट जेबी माथुर ने कहा है कि सिक्योरिटी के एतबार से सबसे महफूज इलाका है और इस तरह का ये वाक़या ऐवान के अंदर पेश आना बाइस तशवीश है। ताहम हुकूमत को ये देखना होगा और कहना होगा कि ये लोग किसके पास से अंदर आए और इतनी सिक्योरिटी चूक कैसे हुई। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट सिक्योर्ड एरिया और वो हाईएस्ट एमपीज के लिए भी वहाँ अंदर जाने के लिए 3 लेवल का सिक्योरिटी, फोटो क्लियरेंस, ये सब के बाद ही अंदर जाते हैं। और पार्लियामेंट जैसा एक जगह पे इस तरह का एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी लैप्स हो गया, 2 लोग अंदर घुस के वहाँ से दे जम्प्ड एंड द स्मोक वाज, दे हैड समथिंग इन देयर हैंड वेयर ग्रीन स्मोक वाज कमिंग, इवन द स्मोक वाज कमिंग टू द कॉरिडोर। सो दिस शोज द लेवल ऑफ security breach that happened in parliament, and also who gave the pass to the person is very important. It is from a BJP MP of Mysore, Karnataka. So the government want to minimize it, make it look like a very normal thing, but this is not a normal thing. This has happened inside parliament. इसलिए opposition ने आज राज्यसभा में, लोकसभा में ये इश्यू पर डेफिनेटली होम मिनिस्टर आकर बोलना चाहिए कि क्या हुआ ये बोल के, बट दे वर नॉट विलिंग, इसलिए हम लोग वॉकआउट कर दिया। नहीं, न्यू पार्लियामेंट का इतना बड़ा इनॉग्रेशन किया, इतना ये सब कुछ बोला गया, लेकिन ये सब के बावजूद भी ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन हम लोग को ये एटलीस्ट वी शुड बी एटलीस्ट अ रिलीफ इज, कुछ किसी को कुछ लाइफ थ्रेटन नहीं हुआ, मगर फिर भी गवर्नमेंट को ये सीरियसली देखना पड़ेगा। when such a thing is happening, they cannot be sitting and discussing other things. This should be, the government is answerable, home ministry is answerable. Why this such a big security breach happened in parliament? If this happens in parliament, what is the security for the common man in the road? If somebody can come and do this in parliament, anybody can do anything in the road, kaha pe bhi, junction mein bhi, road mein bhi, anywhere they can do. So this is a serious issue and it needs serious answers to be given by the parliament. इसके क्या reason अलग बात है, or as far as we are not aware of the reasons, and that's exactly why we wanted an explanation from the government. Government should have come and explain why this happened. जो भी है the fact. मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हसनैन मसूदी ने ऐवान में आज जियोलॉजी माइनिंग के हवाले से मुत्तलका वजारत से पूछा कि मुत्तलका महकमे में जम्मू कश्मीर के अंदर स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर भी कानकनी हो जाती हैं, की जाती हैं, जिसकी वजह से माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है, जिस पर वजारत ने एतराफ़ करते हुए कहा कि मुत्तलका महकमे में अमले की कमी है और आने वाले वक्त में उस कमी को पूरा किया जाएगा। की तवज्जो जो गवर्नेंस डिफिसिट है जम्मू कश्मीर में, तकरीबन 6 साल से गवर्नर राज चल रहा है, सदर राज चल रहा है, एक चुनी हुई सरकार नहीं है, तो उसके क्या होते हैं, उसके क्या असरात होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, तो कितने मनफी इसके नताइज होते हैं। तो जनाब मैंने जियोलॉजी एंड माइनिंग के हवाले से कहा, ये पूछा था कि क्या ये सही है कि आपका वहाँ पर जो स्टाफ है उस जंगत 50% से भी कम है और उस पर ये महकमा चल रहा है। तो उसका जवाब जो प्रहलाद जोशी जी हैं, जो माइनिंग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया। और भी कुछ इश्यूज़ उसके साथ थे, क्योंकि क्या है कि जब हमारे एक्सपर्ट्स नहीं है, जब हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ नहीं है, जब नीचे वाला स्टाफ नहीं है, तो इलीगल माइनिंग शुरू हो जाती है और इलीगल माइनिंग का सीधे सीधे असर पड़ता है एनवायरनमेंट पर। ये सारी बातें जुड़ी हुई है। तो उन्होंने अपने जवाब में ये एतराफ़ किया कि वहाँ जो उन्होंने आंकड़े दिए, जो आदाद शुमार दिए, कोई 50% से कम जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, सुपरवाइजरी स्टाफ है और बाकी जो हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ है। तो मैंने कहा कि आप क्या इक़दाम करेंगे कि ताकि फ़ौरन ही ये हो। दूसरी बात ये है, इससे क्या हुआ कि कई एक लोगों के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो दिए गए हैं, जो अराज़ी ज़मीन दी गई है,
वो ज़मीन दी गई माइनिंग के लिए, जैसे लाइम स्टोन माइनिंग के लिए, जो सीमेंट फैक्ट्रीज हमारी है, तो कहीं कहीं तजावुज़ात हो रहे हैं, वो एक्सटेंड कर रहे हैं यूनिलैटरली, किसी इजाज़त के बगैर, क्योंकि स्टाफ नहीं है कोई नज़र रखने के लिए। इसी तरह दरियाई जले में वहाँ से माइनिंग की बात है, सैंड माइनिंग की बात है, तो इससे फिर सीधे सीधे असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर, और एनवायरनमेंट पर असर पड़ा तो उसका मतलब है आबादी पर पड़ता है, पॉस्टेरिटी पर पड़ता है। तो उन्होंने इसका एतराफ़ किया कि हाँ ये है कि कोई जो उन्होंने आदाद शुमार दिए वो 50% से कम है। तो हमने कहा कि आप क्या इक़दाम करेंगे। हमने सरकार से कहा कि फौरी इक़दाम किए जाए ताकि हमारा टेक्निकल, देखिए अब हाल ही में आपने देखा होगा लिथियम का बड़ा डिपॉजिट निकले, और हमारा जो मिनरल डिपॉजिट्स की जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, एक अच्छी तरह उनका इस्तेमाल हो सकता है वहाँ की तैमूर तरक्की के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो उस पर जवाब उनका आ गया और उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने हम ये दिया, ये यकीन दहानी की। दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि जो वहाँ पर आपके डेरिवेजर्स हैं उनको रेगुलराइज कीजिए, और हमारे जम्मू कश्मीर सीमेंट से जो आपने पहले ही वहाँ से कुछ स्टाफ लिया हुआ है, वहाँ हमारे कोई 51 के करीब डेलीवेजर्स हैं, उनका यहाँ पर ले लीजिए ताकि इस अहम महकमे को हम कोई इग्नोर ना करें। जब इसके बाद एक होता है मिनरल डेवलपमेंट फंड, इस मिनरल डेवलपमेंट फंड ये सारे जहाँ पर भी कानकनी होती है तो वहाँ पर जो जमा हो जाता है तो ये वापस, ये 5% होता है उनकी आमदन का या 3%, तो वो वापस उन इलाकों में लगाया जाता है फलाह बहबूद पर जहाँ पर कानकनी होती है। लेकिन यहाँ कुछ हुआ ऐसा हुआ, मरकज़ी हुकूमत का ये अहकामात वाज़े हैं कि एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाए, जो गवर्निंग काउंसिल ही इसका इजाज़त देगी कि ये कैसा है, ये करोड़ों में रुपए ये होता है, ये रकम होती है, तो वो कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए, किन विषयों पर, किन सेक्टर्स पर किया जाए और किन इलाकों में किया जाए। तो हमारे में आज तक इस गवर्नेंस डिफिसिट की वजह ये गवर्नेंस काउंसिल बनी ही नहीं, और उसमें जो नुमाइंदे होते हैं, चुने हुए नुमाइंदे MP या बाकी, वो उसका हिस्सा होते हैं, वही फैसला करते हैं कि जो ये फंड जमा हो गया, ये फंड कैसे इस्तेमाल हो। इस पर भी उन्होंने उसका एतराफ़ किया कि ऐसा हुआ नहीं है, और इसके लिए जो अगर जो अहकाम दिए गए हैं तो हम उसको भी इंश्योर करेंगे ताकि ये भी हो। अब देखिए ये असली क्या है, इंडिया इशारा किस तरफ है, वो है जो मैंने पहले कहा कि जो आमतौर पर लोगों को मालूम है वो है गवर्नेंस डेफिसिट। अब देखिए हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उसकी भी मैंने जिक्र किया, सिर्फ 40% हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 40% इन प्लेस है। उसका मतलब है अगर 100 डॉक्टरों की ज़रूरत सिर्फ 40 है और वही चला रहे हैं अस्पतालों का कामकाज। अगर पैरामेडिकल्स की 1000 असामियाँ तो सिर्फ 400 चला रही हैं, 600 का काम चला है। तो इनकी बारे में भी बात हुई। तो इस पस मंज़र में एक अहम सवाल था। बुनियादी तौर हिफाजती इक़दामात को तक़वियत देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त में SSP किश्तवाड़ ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी चेहरे की शनाख्त का निज़ाम स्मार्ट पुलिसिंग इक़दामात का एक लाजमी हिस्सा है। इस जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों का मकसद न सिर्फ मुजरिमों को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से पकड़ना है बल्कि ज़हीन और फाल पुलिसिंग के वसी फ्रेमवर्क में भी अपना हिस्सा डालना है। यह इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर मबनी कानून के निफाज के उसूलों को बरकरार रखने के लिए इख्तियारी अमल इस्तेमाल करने के अज़म से हम आहंग है। हर जगह CCTV सर्विलेंस मैकेनिज्म देखा है जिसमें वीडियो फुटेज ली जाती है। बाद में आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन इंडिविजुअल थे या कोई सस्पेक्ट है। तो हमने एक पहल की है जिसका नाम अभी फैल्कन आई के नाम से चला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पॉलिसिंग। इट्स ए पार्ट ऑफ स्मार्ट पुलिसिंग। तो इस सिस्टम में क्या है कि हमारे जितने CCTV कैमराज हैं इनको बैकएंड पे हमने सस्पेक्ट्स, क्रिमिनल्स, OGWs, टेररिस्ट जिनके नॉन अवेलेबल वारंट भी है और इवेट कर रहे हैं अरेस्ट, अब्सकॉन्डर्स और ओल्ड नोन थीव्स, इन सब का डेटा जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। वो फीड किया और जब भी कोई भी सस्पेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट ये ठाठरी नाका जो है यहाँ से क्रॉस करेगा या दूसरी लोकेशंस पे भी हम लगा रहे हैं, वो इमीडिएटली डेटा के साथ मैच करके उस सस्पेक्ट का हमें अलार्म सिस्टम, आप स्क्रीन पे अंदर जाके देखेंगे, एक पॉपअप सिस्टम आएगा जिसमें उसका पूरा डेटा सामने आ जाएगा। ये कहाँ का रहने वाला है, किस FIR में इन्वॉल्व है और कब से अरेस्ट इवेट कर रहा है, सो दैट पुलिस कैन टाइमली अरेस्ट द पर्सन एंड प्रोसिक्यूट। तो ये मैकेनिज्म जो है इसमें जब भी कोई चाहे पुलिस बंदोबस्त है या अरेंजमेंट है उसके अंदर कोई सस्पेक्ट आता है या कोई वो सस्पेक्ट जो वांटेड है और वो
इन्वेड कर रहा है कहीं भी, तो उस सिस्टम वहाँ सर्विलेंस रखने के लिए, जैसे आप नॉर्मली आप नंगी आँख से देखते हैं और बंदे को पहचानते हैं, आर्टिफिशियली अब आइडेंटिफाई किया जाएगा और इंश्योर करेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो वांटेड है वो कैप्चर किया जाए टाइमली। तो ये हमने यहाँ आज लॉन्च किया है। पहले आईजी साहब आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया था, लेकिन आज हमने पुट टू यूज प्रैक्टिकली यहाँ परफॉर्म करने के लिए आज के बाद हमारे यहाँ और डिफरेंट लोकेशंस पे रहे। फायर एंड इमरजेंसी की असामियों के उम्मीदवारों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर जहां उम्मीदवार सख्त नाराबाजी कर रहे थे, वहीं एहतजाजियों का मुतालबा है कि महकमे फायर एंड इमरजेंसी में मुबैना घोटाले के मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजराम पर लाई जाए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने 1 माह में इस रिपोर्ट को सामने लाने का वादा किया था, लेकिन 1 साल गुजर गया, लेकिन रिपोर्ट को अभी मंजराम पर नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट को सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। यहाँ पर रिजमा इत्तू, हम कश्मीर से सर यहाँ पे आए एस्पिरेंट्स। हमने 2020 से कंटिन्यू इसके पीछे प्रोटेस्ट आए हैं, क्योंकि जब एलजी साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, इस 3 मेंबर कमेटी को सर खाली 1 महीने का टाइम दिया हुआ कि 1 महीने के अंदर आप इसे पूरा इन्वेस्टिगेट करो कि इसमें क्या दानी पाएगा कि नहीं। लेकिन हम कम से कम 20 बार 30 बार हम सेक्रेटरी गए, एलजी आर.के. गोयल साहब से अपॉइंटमेंट भी ले ली, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट भी ली, जो उन्होंने हमें आश्वासन पर आश्वासन दे दिया कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम होने वाला है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने 10 महीने 4 महीने के बाद, लेकिन तब से आज तक 11 मंथ हुए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को परिणाम में नहीं लाया सर। हम आपके चैनलों के माध्यम से एलजी साहब एज वेल एज मिस्टर आर.के. गोयल साहब को हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सर इस रिपोर्ट को पब्लिक में लेके आए और हम भी देखें हमारे साथ इंसाफ होगा नहीं। इवन दो अगर इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक में नहीं लाया, ये जो पीछे आप हंगामा यहाँ पे देख रहे हैं, हम इससे भी ज्यादा कैंडिडेट आने वाले हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। अभी तो हमने कम ही कैंडिडेट को बुलाया, हम कश्मीर से जम्मू से कम 1000 के ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे जमा होने वाले हैं। ये तब तक रहेगा जब तक हमारे से इंसाफ ना होगा, चाहे हम मरेंगे मिटेंगे, लेकिन पीछे हटने वाले। कहना चाहता हूँ, हम फायर सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये लाते तक जाएगा, इसका पता नहीं है, 1 साल तक जाएगा, 6 महीने तक जाएगा। जब तक फायर सर्विस एस्पिरेंट को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। और हम जेन्युइन डिमांड करते हैं, हमारे इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों ने कमेटी बिठाई है 12 दिसंबर 2022 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है आज 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आपके चैनल के वसादत से ये बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहती है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। व्हाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग पुलिस बिफोर अस टू शील्ड द कल्प्रिट्स। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चोरों को क्यों बचाना चाहती है? हम भी इसी देश के रहने वाले। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या यही है आपका नया कश्मीर? हम पिछले 3 सालों से सड़कों पे, हम आपके चैनल के वसादत से एलजी साहब को हाथ जोड़ के मुआतिबाना गुजारिश करती है, एलजी साहब हम भी आपके बच्चे हैं, हमारा इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारे इंसाफ नहीं किया गया और हमारे लाशें उठाएंगे यहाँ से और हम नहीं जाएंगे अपने घरों में वापस, हमें इंसाफ दीजिए। हम आपसे भीख नहीं मांगते। जम्मू कश्मीर से कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर के अमर सिंह क्लब सोनावार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दौरान उन्होंने आनंद मैरिज एक्ट को नाफिज करने पर हुकूमत हिंद और एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आनंद मैरिज एक्ट उनकी देरीना मांग थी, जिसे पूरा किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम से कम प्राइमरी क्लासों तक पंजाबी जुबान यानी कि गुरमुखी मुतारिफ कराई जाए और बंदा सिंह बहादुर का मुजस्मा जम्मू में नस्ब किया जाए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस चीज़ की डिमांड सिखों की बहुत उर्से से रही है कि जिस तरह मुस्लिम भाई उनका अपना एक लॉ था, जो मैरिज एक्ट उनका था, एक मुस्लिम लॉ था, और हम आज तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। और यहाँ की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी साहब ने एक अच्छा कदम उठाया और इस जो एक्ट है जो अभी तैयार किया गया और उसको यहाँ पे लागू किया गया,
जो सिखों का एक अपनी एक पहचान है, और जब भी हमारा मैरिज का कोई भी मैरिज रजिस्टर्ड होती है वो अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत होगी। तो हम सबसे पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी कम्युनिटी से कोई भी मैरिज करता है तो ये इस एक्ट के तहत ही उसकी मैरिज होगी। दूसरी बात, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मकसद जम्मू कश्मीर के जो सिख हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, ये उनके मसले मसाइल लेकर सरकार तक पहुंचाना। इंतजाम की गुरुद्वारा जीपीसीज बनी है हमारी, वो देख रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सरकार तक अपने मसले मसाइल पहुंचा के और उनको किसी न किसी तरीके, जिस तरह आनंद मैरिज एक्ट पास हुआ, मसले जो हैं हमारे हल हों। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज इर्तिका 2023 की मुनासबत से फाउंडेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। इस प्रोग्राम की थीम एक दूसरे से प्यार करना और बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करने के विजन के साथ इख्तिराम करना था। इस मौके पर सौरभ भगत कमिश्नर सेक्रेटरी मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। शेर कश्मीर ज़रूरी यूनिवर्सिटी शालीमार आज 15 दिन का एक फाउंडेशन एक्ट कर रही है। इर्तिका से मतलब है इवोल्यूशन, और ये प्रोग्राम है हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनका इस साल इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उनके लिए 15 दिन का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में कई सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से उनको ज़िंदगी की हार्ड रियलिटी सिखाना है, क्योंकि ये बच्चे हमारे यहाँ पास पहली बार आ रहे हैं। उनको आर्ट ऑफ लाइफ सिखाना है, आर्ट ऑफ लाइफ सिखाना है। उसके बाद हमने अपने बच्चों को उनका टैलेंट हंट भी करवाना है कि उन बच्चों में जो खास स्पेसिफिक टैलेंट हम उनको कैसे पहचानें और उस टैलेंट को हम उसको कैसे आगे प्रमोट करें। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक एग्जीबिशन रखा था। उस एग्जीबिशन में हमने जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं उनके जो इनोवेशन हैं, उनके जो स्टार्टअप्स हैं और उनके बिजनेस हैं, उनको भी हमने यहाँ पे दर्शाया ताकि हमारे नए बच्चों को इंस्पायर हो जाएं और वो एनकरेज हो जाएं कि इस यूनिवर्सिटी में आने का मतलब है जब बच्चा यहाँ से निकलेगा वो एंटरप्रेन्योरल बने, और या वो उसका स्किल इतना ज़बरदस्त हो कि वो हाई पेड इंडस्ट्री में उसको जॉब मिले। तो ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है जो मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में इस स्केल पे ये यूनिवर्सिटी इस स्केल पे पहली यूनिवर्सिटी जो इस स्केल पे इस प्रोग्राम को करवा रही है। मैसेज ये है कि हमने बच्चों को अब ले जाना है एक विकसित भारत की ओर, और विकसित भारत जो आज से, जिसको हम अमृत काल कहते हैं, कि आज से 25 साल बाद 2047 में जब हम सेंटेनरी सेलिब्रेशंस मनवा रहे होंगे, यही सेंटेनरी सेलिब्रेशंस मनवा रहे होंगे, यही बच्चे। नाजरीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 6 इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए, लेकिन आप लद्दाख खबरनामा यानी कि लद्दाख स्पेशल ज़हूर लाबी के साथ देखना ना भूलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।